गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का वोकैब सेशन में। और हम लोग CHSL सीरीज कर रहे हैं सोल्व अभी। OWS हाइनोनिमस एंटोनिमस हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस शुरू करते हैं। तो देखिए CHSL में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और सबको पता है कि लगभग मिला जुला करके मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहता ही है। तो आज के हम लोग क्लास में करने वाले हैं फर्स्ट 35 क्वेश्चन जो CHSL पेपर में पूछे गए हैं। चलिए, तो स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर आपको आंसर पता रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं पता रहेगा तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे। जी सनी जी, गुड इवनिंग, सभी को स्वागत है आज के सेशन में भाई। तो ये है क्वेश्चन आपका स्टूडेंट। सबसे पहला, ए फ्लाई ऑन द वॉल, मतलब कहना चाह रहा था कि दीवार पर मान लेते हैं कि कोई मक्खी बैठी हुई है, कोई भी इंसान उसको गौर करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आंसर सी का सेंस आ रहा है। ए फ्लाई ऑन द वॉल मतलब मक्खी बैठी हुई है दीवार पर, तो कोई इसको गौर करेगा क्या? नहीं। अनपरसिव्ड ऑब्जर्वर मतलब कि बात या ध्यान देने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना। चलिए, तो यही आपको यहाँ से दिमाग लगाना है जब भी क्वेश्चन बनाइए इडियम्स का नया क्वेश्चन खास करके, कि फ्लाई मतलब मक्खी और वाल पे बैठी हुई है तो कोई खास ध्यान नहीं देगा। अनपरसिव्ड ऑब्जर्वर, ठीक है, कोई खास ध्यान देने वाली बात नहीं होना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी बच्चों को पता है जी। अगर कमेंट में आप ए बता रहे हैं तो शायद ए ही होगा। इन द सेम बोट का मतलब है कि एक ही बोट में आप भी सवार हैं जो डूबने वाली है, यानी कि सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में इंसान जब होते हैं तब ये यूज होता है। आंसर आपका एक होगा। ठीक है ना। तो दो राही हो या फिर दो मतलब कि कोई भी पथिक हो और सेम समस्या में हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आंसर बिल्कुल एक होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये रहा, गियर अप फॉर। अब लग रहा है ना, बोलते हैं लोग गांव घर में कि देखो भाई, अगर आपको ये काम करना है तो अब पूरी तरह से क्या हो जाओ, कमर कस लो। तो गियर अप फॉर का मतलब तैयार हो जाओ, कमर कस लो। तो हिंदी भाषा में वही हम लोग लिखेंगे क्या? कमर कस लेना। ठीक है, कमर कस लेना। और कमर कस लेने का मतलब हिंदी आपके पास हो जाएगा कि अपना गियर को पूरी तरह से अप कर लिए हैं, यानी कि आप काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आंसर आपके पास बिल्कुल सही दिया है, बी। ये कॉल अपॉन हम आप लोगों को पढ़ाते हैं खास करके फ्रेजल वर्ब सेक्शन में। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप लोगों का आंसर 2 आ रहा है तो सही आंसर है। तो कॉल अपॉन का यूज हम लोग करते हैं खास करके आदेश देने के सेंस में भी। और कॉल अपॉन गॉड भी हम यूज करते थे जब हम लोग ऊपर वाले भगवान से कुछ निवेदन वगैरह भी करते थे। तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप कृपया कर मेरे को ये चीज़ें वो चीज़ें प्रोवाइड कर दो, है ना। चलो, तो तीनों वर्ड यहाँ पे आपका एप्लीकेबल है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ग्रांट, है ना, ये सारे सेंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये है बोल्ड पार्ट में जो आपका दिख रहा है आपको, इन हाई स्पिरिट। ये बस क्वेश्चन है, आप ये सोच के बना सकते हो। हम्म। अब सपर का मतलब खाने के टाइम की बात हो रही है कि डिनर टाइम तो आप जानते हैं और सपर टाइम होता है इवनिंग टाइम के खाने को खास करके लोग बोलते हैं शायद। तो कह रहा ना कि सपर टाइम में मैं काफी ज्यादा खुश मिजाज महसूस कर रहा था। तो आंसर शायद होगा इन हाई स्पिरिट का मतलब बहुत ही ऊर्जा में, है ना। तो इन हाई स्पिरिट, तो हाई से ही पता चल रहा है, स्पिरिट से ही पता चल रहा है कि ऊर्जावान महसूस करना, है ना। तो हिंदी क्या लिखना आपको समझ में आ ही रहा है कि काफी आप हाई स्पिरिट थे यानी ऊर्जावान फील कर रहे थे। आंसर सी ही आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर छठा आपके पास में है, एट वंस एल्बो। एल्बो का मतलब केहुनी होता है। अब सोचना है कि आप किसी के केहुनी की दूरी पर बैठे हुए हैं तो लगता है कि काफी नजदीक बैठे हुए हैं। नहीं बोलते कि अरे वार हमसे ज्यादा दूर थोड़े ना है, हमारे तो काफी नजदीक बैठा हुआ था। तो शायद आंसर आप लोग का 4 आ सकता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग 4 आंसर कमेंट भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एट वंस एल्बो का मतलब हो रहा है कि कुछ ही दूरी पर, एक बाह की दूरी पर, है ना। एक बाह की दूरी पर, एक बाह की दूरी पर का मतलब हो गया काफी नजदीक। इसी को गांव घर में आप लोग एक हाथ की दूरी पर भी बोलते हैं। ठीक है ना, एक बाह की दूरी पर या एक हाथ की दूरी पर, यानी कि काफी नजदीक, यानी नेक्स्ट टू समवन या वेरी नियर। चलिए, क्या हो जाएगा? वेरी नियर हो जाएगा। अब देखो, मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रेजल वर्ब के क्लास में मैं आपको जब टेररिस्ट वगैरह, पुल वगैरह उड़ाने की बात करते थे तब मैं इसको पढ़ाता था।
तो उम्मीद है कि सबको याद होगा कि इसका आंसर क्या होता है। जी बिल्कुल, आंसर 1 नंबर आ सकता है, तो ब्लो अप का मतलब डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन होगा, है ना? तो ब्लो अप बिल्डिंग वगैरह के लिए यूज़ हम लोग करते थे, ब्रिज वगैरह के लिए मैंने आपको समझाया था, और ये खास करके विस्फोट करके उड़ाना मैंने आपको सिखाया था। चलिए, तो श्रेया वगैरह सबका आंसर यही था? बिल्कुल जी, आप लोग का आंसर सही था। चलिए, तो आंसर आप लोगों का क्लियर है। अब देखिए यहाँ से समझिए कि लॉस का मतलब खोना, और योर मतलब योर, टच मतलब होता है संपर्क। जैसे मान लेते हैं कि आप काफ़ी दिन से इंग्लिश पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आप इंग्लिश के संपर्क से दूर हो गए हैं, इसका मतलब आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए हैं। मैथ वगैरह के प्रैक्टिस से दूर हो गए हैं, तो आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए हैं। मतलब पहले जितना आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी, या पहले इतना क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व नहीं करेंगे। ऑप्शन इतने बड़े-बड़े आपको लग रहे हैं, पढ़ करके देखिए, टाइम देता हूँ आपको। पहला में लिखा है टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ना। एक आदमी से दूसरे आदमी तक, शायद नहीं। समथिंग बीइंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, कंफ्यूजन कर सकता है। डूइंग समवन और ए फेवर इन होप दैट फेवर विल बी रिटर्न, मतलब किसी की मदद करना ताकि दूसरा भी मदद करेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है आंसर, या तो आप लोग का बी आना चाहिए, तो सी आना चाहिए। चलिए, आप लोगों का कमेंट बिल्कुल सही था, क्या है? बी, नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियस। तो लॉस योर टच का मतलब होता है धार खो देना, ठीक है ना? अब धार खो देने का मतलब हो गया कि पहले जैसी आप में रफ्तार नहीं रही है, पहले जितना आप एक्टिव नहीं रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आगे चलिए। टीट फॉर टैट हमको लगता है सभी बच्चों को पता है कि क्वेश्चन का सेंस है कि आप किसी पर हमला कर बैठेंगे, जैसे को तैसा का हिंदी कर देंगे, तो आंसर सबका आ जाना चाहिए। चलिए, काउंटर अटैक, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, अगर आप लोग का आंसर भी आ रहा है तो, है ना? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो टीट फॉर टैट का हिंदी हम लोग पढ़े थे जैसे को तैसा। अब जैसे को तैसा जब हिंदी में आप बोलते हो, तो काउंटर अटैक का ही सेंस आता है आपके पास में, इसलिए आंसर करेंगे क्या? बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 सबको पता है, क्योंकि सभी को बढ़िया से मालूम होता है कि जो हमारे साथ होते हैं वही हमें कई बार धोखा दे बैठते हैं। और ये स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता ही है छुपा दुश्मन, या दोस्त के रूप में दुश्मन। आंसर सबको पता था कि बी आएगा, ठीक है ना? चलिए, तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है दोस्त के रूप में दुश्मन। चलिए, दोस्त के रूप में दुश्मन। चलिए, छिपा खतरा भी लोग बोलते हैं इसको, हिडन डेंजर भी बोलते हैं, डिसीजफुल पर्सन यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन के हिसाब से। चलो, ये सोच लेना है कि क्वेश्चन यहाँ से है, विद इन ए हेयर्स ब्रेथ, मतलब कि आप किसी खतरे वगैरह से, या मैच जीतने जीतते रह जाते हैं, काफी नैरो मार्जिन से मैच हार जाते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग समझदार बच्चे हैं, बहुत जल्दी कमेंट कर दिए, आंसर एक आ गया सबका। चलिए, क्या आंसर करेंगे? नैरो मार्जिन। तो विद इन ए हेयर्स ब्रेथ का मतलब ही होता है आपके पास में बहुत ही कम मार्जिन से, ठीक है ना? काफी नजदीक से, ठीक है ना? जैसे होता है ना कि अब 2 रन से 1 रन से मैच कोई जीत जाता है, हार जाता है क्रिकेट में, तो काफी नजदीक से हार जीत हो गया, या 1 विकेट से कोई जीत जाता, हार जाता है तो। चलिए, ये तो लगता है 12 नंबर सबको घर घर की कहानी पता है ना? ग्रीज का मतलब यहाँ पे ग्रीसिंग करना, यानी गर्म करना। और पाम का मतलब हथेली। अब लगता है कि हथेली गर्म करने का मतलब सबको पता चल गया है कि घूस देने की बात हो रही होगी। शायद आप लोग को आंसर बी आया था, बिल्कुल सही आया था। तो ग्रीस संबंध पाम का मतलब ही होता है आपके पास में क्या करना? हथेली गर्म करना, यानी घूस देना, ठीक है ना? हथेली गर्म करना। अब हिंदी सेंस में इसको क्या करते हैं? घूस देना बोलते हैं, तो आंसर आएगा बी आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 13 है आपके पास में। परफॉर्म द टास्क विथ एक्सट्रीम इज। अब कहना क्या चाह रहा है ना कि आप किसी का टास्क को पूरा करते हैं ना, तो लगता है कि आपके पास में उसको काम करने का बहुत ही आसानी से आपने कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये ईज से ही आसान हो गया कि आप लोग ए पीस ऑफ केक बोलना चाह रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में आपको इडियम्स लाना था, और सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ था, समझ रहे कि नहीं? इडियम्स आपको लाना था, इडियम्स आपको लाना था, और ये सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ था। तो एट द 11th आवर क्या होता है, ये सब हम आपसे पूछेंगे जरूर। तो आंसर आपके पास तो फिलहाल डी है, ए पीस ऑफ केक का मतलब ही होता है आपके पास में क्या? इजी टास्क। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, कॉल इट ए डे का मतलब बताइए, याद है? नहीं पता? मान लेते हैं कि आज का हम लोगों का टारगेट पूरा हो गया, अचीव द टारगेट, नहीं बोलते हैं आज का सेवा समाप्त हुआ, फाइनली हम लोग अपना टारगेट पूरा कर लिए। स्वान सॉन्ग का मतलब सबको पता होना चाहिए ना? क्या होता है, जल्दी बताओ। अच्छा, लास्ट वर्क, अंतिम रचना को बोलते हैं।
एट द 11th आवर बताया था ना कि लगभग आपको याद आया कि किसी दोस्त का बर्थडे था और अब उसका बर्थडे 1 घंटा बच रहा है, तब याद आ रहा है 11 बजे कि अरे यार उसको तो मैंने विश ही नहीं किया, है ना? इसका मतलब होता है लगभग लास्ट में। तो एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट। चलिए, एट लास्ट पॉसिबल मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे सारा का सारा आपको इडियम्स ही दे दिया था और सब्स्टिट्यूशन आपको मतलब कि दिया है, क्वेश्चन में ऑप्शन में इडियम्स पूछ दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग होशियार बच्चे हैं अगर, तो बना ही लीजिएगा। ये स्टॉर्म इन टी कप सोच लो कि एक चाय के कप में कितना तूफान उठाइएगा भैया। यानी कि लगता है छोटी मोटी बात को बड़ा बता रहे हो। ओ, छोटी मोटी बात को बड़ा बता रहे हो, आंसर आप लोग को सबसे बड़ा वाला मार देना होता है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग होशियार बच्चे हो, आंसर सब लोगों ने डी कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल डी आंसर आएगा सबका। तो ए स्टॉर्म इन टी कप का मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बात का बतंगड़ बनाना, है ना? बात का बतंगड़ बनाना। यार ये तो छोटी सी बात थी, है ना, इसको इतना बड़ा क्यों खींचे? तो बात का बतंगड़ बनाना इसी को हम लोग बोलते हैं। आंसर आप लोग के पास होगा ए लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्राइवियल थिंग्स, है ना? ट्राइवियल का मतलब महत्वहीन चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 हो सकता है कि कुछ बच्चों को टफ लगे। टेल मतलब कहना, अपॉन का मतलब किसी के ऊपर है। अब सोचो कि क्या होता है। चलिए अब तो अब लोग मतलब गेसिंग भी कर रहे होंगे कुछ लोग, तो एक या तो चार के बारे में सोच रहे होंगे ना। देख लीजिए, अगर आप सोच रहे थे तो सही सोच रहे थे। तो टेल अपॉन अफेक्ट एडवर्सली मतलब कहना है कि देखो मैंने पहले ही कहा था ना कि यही आदमी है जो कि ये एक समस्या क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब है कि टॉल अपॉन का मतलब ही समझ लेना है, या टेल से बनाया ना, टेल टोल्ड टोल्ड, हाँ। तो टेल अपॉन का मतलब हो जाता है कि कोई आदमी अपने ऊपर है जो कि कोई बहुत बड़ा प्रभाव लेकर के जी रहा हो, इस सेंस में। थोड़ा टफ लग रहा है अगर, तो इंग्लिश टू इंग्लिश याद कीजिए। ज़्यादा कहानी घुमाने से अच्छा है क्या, इंग्लिश टू इंग्लिश याद कीजिए। जब नए क्वेश्चन आते हैं तो कोई क्लू नहीं, बल्कि उन्हें डायरेक्ट याद करना ही अच्छा है। बाकी तो जब तक सेंटेंस नहीं रहता है तब तक ये काफ़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। तो ये आपका टफ वोकैब हो गया आपके पास में, टफ इडियम्स हो गया। चलिए इसको रिवीजन करेंगे तो ही अपना होगा, ज़्यादा कहानी सुनाना बेकार है। हाँ, ये तो सब बच्चों को याद होगा। हाँ, कभी-कभी सबसे छोटा वाला आंसर भी होता है ना। आप लोग समझदार हैं कि। अब देखिए पिताजी अक्सर हम लोगों के यहाँ बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते हैं और हार्ड डिसीजन लेते हैं, फिर वो डिसीजन चेंज नहीं करते हैं। तो हम लोग कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं फादर खास करके। तो बिल्कुल आपने सही सोचा। तो हार्ड एंड फास्ट जो होते हैं वो खास करके कौन होते हैं, रूलर्स होते हैं, है ना? बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं रूलर, और होने भी चाहिए रूलर्स, है ना? शासकों को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए। अब देखो कैच 22 सिचुएशन याद है ना सबको? बोलते हैं कि सर हम लोगों को तो पहली बार जब ये मिलता था तो हम लोग सोच लेते थे कि सामने वाला में लगता है 22 गलती से प्रिंट कर दिया है 22, और कुछ बच्चे तो उसको हटा भी देते थे। चलिए आप लोग समझ गए ना, मैंने पहले ही बोला कि आपको 22 देख करके थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था क्वेश्चन, लगता था कि यार गड़बड़ तो नहीं कुछ हो गया। तो यहाँ पे आंसर बी है। तो कैच 22 सिचुएशन का मतलब ही होता है आपके पास में पेचीदापन। पेचीदापन इंग्लिश होगा डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल। मतलब पेचीदापन, इतना ज्यादा पेचीदा समस्या है कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। चलिए 18 नंबर में क्वेश्चन है, बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। लग रहा है ना कि आप फास्टिंग में थे और कोई बच्चा आपको चॉकलेट कहा था खोलने के लिए रैपर से, और आप ना ही चाहते हुए भी दांतों में महसूस कर लिए हल्का हल्का टेस्ट। यहाँ भी लगता है नैरो का सेंस है। नैरो नहीं है तो बी है ना आंसर, बेयरली। सोचो ना, करा ना, यूथ इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट ही एस्केप्ड बेयरली मैनेज टू एस्केप। मतलब कि वो मुश्किल से खुद को बचा सका। नहीं सोच रहे हैं कि आप फास्टिंग में थे और आपने दांत से जैसे ही चॉकलेट का रैपर खोला तो हल्का सा उसका टेस्ट आपके दांत को फील कर गया। इसका मतलब नैरो मार्जिन से आप फील कर गए, तो आंसर बी होगा। तो बाय द स्किन ऑफ टीथ का मतलब होता है बाल बाल बचना। क्या आपको लगा कि रे यार मेरा तो फास्टिंग गया, ठीक है ना? क्या बोलेंगे, बाल बाल बचना। चलिए क्वेश्चन में देखिएगा अगला 19 नंबर आपके पास में है, बीन ल्यूरल्स। इसका खास करके सेंस आपके पास होता है ना कि जब आप चौतरफा हर आदमी से बड़ाई लूट रहे हैं, प्रशंसा लूट रहे हैं, तो अब लग रहा है कि जब लूटने की बात हो रही है सर, प्रशंसा मिलने की बात हो रही है सर, तो फिर आंसर तो हम लोग समझ गए हैं कि क्या होगा। क्या समझ गए आप लोग, जल्दी कमेंट में लिख दीजिए। बीन ल्यूरल्स। चलिए आंसर भी ही सोच रहे थे सब लोग ना। हम्म
बिल्कुल। तो वीन मतलब जीतना, ल्यूरल्स का मतलब यहाँ पे यही सोचना है कि पता नहीं क्यों लोग मेरी बड़ाई कर रहे थे, है ना? तो वीन ल्यूरल्स का मतलब ही होता है आपके पास में चौतरफा बड़ाई लूटना, चौतरफा बड़ाई लूटना। चलिए, अगर आप समझदार बच्चे हैं तो आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा कि गेन ऑनर का भी सेंस आ सकता है ना? या टू बी प्रेज्ड होगा, टू बी प्रेज्ड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास में लेट डाउन है। मुझे लगता है कि लेट के साथ आप अगर फ्रेजल वर्ब पढ़े होंगे तब पढ़े होंगे। चलिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बी कर रहे हैं तो शायद आंसर आप सही जानते हैं, है ना? तो लेट डाउन का मतलब हो रहा है कि चलो भाई मैं तो हार गया, मैं तो फेल हो गया। तो चलो एक ही फ्रेज और आपको पढ़ा देता हूँ। लेट डाउन के अलावा होता है फॉल थ्रू। दोनों का मतलब होता है असफलता हाथ लगना। तो लेट डाउन का मतलब है कि आप अंत में हार करके लेट गए कि भैया मैं तो फेल हो गया, ऐसे भी अब मैं क्या करूंगा, मेरे से तो कुछ नहीं होगा। नहीं होता है, बिस्तर पकड़ लेते हैं परीक्षा में फेल होने के बाद। तो वही है आपके पास में क्या, हार बैठना या हार जाना, असफलता हाथ लगना और बेड पकड़ लेना। चलिए, 21 आपके पास है सेफ फेयर ऑफ हैंड्स। कुछ तो पॉजिटिव मीनिंग होगा। नहीं होता है कि देखो भाई मैंने पैसे ऐसे आदमी को दिए हैं जो आदमी दोनों हाथ से क्लियर है, मतलब कि उस आदमी का आज तक मैंने दूर दूर तक कुछ नहीं सोचा है, वो क्या कहते हैं कि कुछ निगेटिव वगैरह फैला हो। तो आप लोग इतना सोच ही रहे हैं तो ट्रस्टेड का सेंस आप लोग समझ रहे होंगे ना, कि आपने पैसे किसी सेफ एयर ऑफ हैंड्स में दिए हैं, मतलब कि बहुत ही ईमानदार आदमी के हाथों में दिए हैं। तो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब आपके पास में हो जाएगा ए पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग इफिशिएंटली, मतलब एन ऑनेस्ट पर्सन, एंड एन ऑनेस्ट पर्सन। आप इसी को कौन सा बोर्ड बोलते थे, कमेंट करिए जल्दी से। कौन सा बोर्ड बोलते थे? नहीं याद आया? ईमानदार आदमी। चलो नहीं याद आया तो फिर हम ही लिखते हैं एबो बोट, है ना? तो सेफ पेयर ऑफ हैंड, ऑनेस्ट पर्सन, एबो बोट, सबका मतलब हो रहा है ईमानदार आदमी का सेंस। याद करो, भारत में कभी कभी आपका न्याय व्यवस्था इतना इतना स्लो है कि बहुत लंबे समय के बाद आता है कोई डिसीजन वगैरह। तो हम लोग बोलते हैं यार कि डोंकीज ईयर्स अगर है ये इडियम्स, तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को समझाने के लिए बढ़िया है। यानी आप समझ के होंगे डोंकीज ईयर जो होता है खास करके, ये किसी भी प्रकार का कोर्ट का जो फैसला होता है उसके लिए यूज किया जाता है, कोर्ट डिसीजन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कि कोर्ट का जो डिसीजन हमारे कंट्री में है ये डोंकीज ईयर की तरह चलता है, यानी बहुत ही लंबे समय के बाद डिसीजन यहाँ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आप समझ गए हैं, तो आंसर एक। अब देखिए, गो टू द वॉल। अब तो लग रहा है थोड़ा टफ, नहीं लग रहा है आप लोग को टफ? मुझे तो अनसुना सा लगा था जब मैंने देखा था, कि मैंने तो लगता है पढ़ाया नहीं बच्चों को अभी तक। और बाकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर है तब तो फिर आप लोग का आंसर आ ही जाएगा। क्या आंसर है फिर से भाई? गो टू द वॉल, है ना? तो कहना यही है कि देखो भाई अब ये तो गया दीवार पर, मतलब कहना सामने वाला चल रहा है कि तुमको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, इसे मैं फेंक दूंगा, शायद कुछ ऐसा। तो गो टू द वॉल का मतलब हो जाता है आपके पास में क्या, मुझे नहीं पता, मैंने एक आपको लिखा कि एक और याद कर लो, गो टू द डॉग्स। अब याद हो जाएगा कि देखो भाई ना मैं खाऊंगा ना तुम खाओगे, ये तो कुत्ते को हम दे देंगे। तो गो टू द वॉल या गो टू द डॉग्स दोनों का मतलब होता है टू फेल, टू यूजलेस, है ना, टू बी यूजलेस। यस यस। बाकी थोड़ा तो टफ है, तो थोड़ा टफ है मुझे लग रहा है, इसलिए हम टफ इडियम्स का टैग इसको दे रहे हैं। आप लोग इसको रिवीजन के लिए रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए भैया, ये तो सबको पता है ना कि नॉक डाउन का यूज हम लोग जब करते हैं तो सामने वाले को हम या तो कुचल डालते हैं या सामने वाले को नीचा दिखा देते हैं। अब आंसर क्या करने वाले हो आप लोग? शायद आंसर सी आ रहा है सबका। जी, बहुत अच्छा, जब सी आ रहा है आप लोग का तो आंसर आप लोग का सही आ रहा होगा, है ना? चलिए, तो आंसर क्या कर देंगे, डिमोलिश। तो नॉक डाउन का मतलब आपके पास में हो रहा है क्या, किसी को नीचा दिखाने का सेंस, या कुचल डालना ही लिखते हैं ना, वही लिखते हैं कुचल डालना। ठीक है, कुचल डालना। या फिर किस सेंस में यूज करेंगे, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो सब जगह देख रहे हैं मंदिर मस्जिद घर सब कुछ टूट रहा है, और रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से तो वहाँ पे नॉक डाउन किया जा रहा है बिल्डिंगों को। तो आप यहाँ पे डिमोलिश का सेंस में दे सकते हैं। चलो पुल डाउन हम लिख देते हैं, एक और क्या लिख देते हैं, पुल डाउन।
बीट अराउंड द बुश तो सबको पता है ना। कह रहे बाबा तुम बार बार झाड़ी की बात करते हो, झाड़ी के अंदर सांप था कि खरगोश था ये तो बताते ही नहीं हो। यानी कि लगता है तुम इधर उधर की बातें ज्यादा करते हो और इंपॉर्टेंट चीजों को भुला जाते हो। लगता है सबका आंसर एक आ रहा है। पक्का? जी बिल्कुल पक्का, आप लोग का आंसर सही है। तो बीट अराउंड द बुश मतलब कि आप झाड़ी की बातें तो कर रहे हो, लेकिन जो मेन बात है वो तो कर ही नहीं रहे हो। यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? मुख्य विषय से हटकर बातें करना, इधर उधर की बातें करना, है ना? मुख्य विषय से हटकर। चलो। अवॉइड, हाँ अवॉइड मेन पॉइंट का सेंस हुआ, सही बात है। चलिए अब जाता नहीं है, हमारे पास में 10 क्वेश्चन और है तो ज्यादा देर लगेगा नहीं, आराम से फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं। देखो मैंने कहा था ना हॉर्स इडियम्स मैंने जब पढ़ाया होगा तो मैंने बताया होगा कि देखो भैया कुछ लोग इतना खाते हैं, जैसे कि घोड़े को है ना, घोड़े को खाते हुए अगर आपने देखा है तो ये कभी चुप नहीं होता। इसको अगर खाने का मौका मिले तो ये कंटिन्यू खाता ही रहता है ना। तो ईट लाइक हॉर्स का यूज होता है ना कि सामने वाला जब बहुत खाना खाता है, दिन भर खाता ही रहता है, तो ईट लाइक हॉर्स ईट ईट अ लॉट फूड, इसको डायरेक्ट याद रखो भैया तो बच ज्यादा अच्छा है। चलो रेड लेटर डे तो किसको नहीं पता है कि ये वैसा दिन होता है जो हम कभी भूलते ही नहीं है, हमारे दिमाग में चलता रहता है और बहुत ही अच्छे सेंस में चलता रहता है, जैसे 15 अगस्त वगैरह, है ना, 26 जनवरी वगैरह। तो सबको पता है कि आंसर आपका ए ही आने वाला है, तो हम इसमें कोई कहानी आपको सुनाने वाले नहीं है। रेड लेटर डे, मेमोरेबल डे। चलो रीड बिटवीन द लाइंस भी सबको पता है कि छिपे अर्थ को समझना शायद होता है। अब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा ये आप लोग कमेंट करो। जी अभिषेक जी भी आ गए हैं, बहुत अच्छा। सब लोगों को पता चल रहा है कि आंसर एक है ना। चलो थैंक यू, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, देख लीजिए आंसर यही दिया है। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब ही होता है कि क्या करना, खास करके जो नहीं मीनिंग बताया गया है उसे पढ़ना। और इसी को हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ते थे, छिपे अर्थ को समझना, है ना, छिपे अर्थ को समझना। तो आप समझ सकते हो कि इडियम्स भी अभी तक जो दिया गया है आपका, खास करके एग्जामिनेशन में, उसके एक ही शिफ्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो थोड़ा उटपटांग हैं, बाकी सारे पुराने ही इडियम्स आपके पास मिल रहे हैं। चलो एक किक इन द टीथ आपको कुछ नया लग सकता है तो मैं इसको पहले ही टफ का टैग दे रहा हूँ, बाकी आप कहानी सुन के सोच के बना सकते हो। क्या करा है, किक इन द टीथ। अब बताइए अगर आपके दांत में अचानक से कोई कंकड़ वगैरह खाने में टच हो जाएगा तो आप खुश होइएगा, निराश होइएगा कि यार पूरा मूड बिगाड़ दिया? तो शायद आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे कि आंसर ये होगा। तो किक इन द टीथ का मतलब है कि दांत के नीचे में कुछ बच जाने के सेंस में आपको निराशा हाथ लगेगी, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाता है मूड खराब होने का सेंस, निराशा हाथ लगना। नहीं होता था बचपन में हम लोग जो चॉकलेट का रैपर होता था उसको क्या करते थे, मतलब चॉकलेट उसे निकाल लेते थे और उसमें दूसरा चीज डाल करके अपने दोस्तों को दे देते थे, है ना। 4-5 चॉकलेट बांटते थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक दो का चॉकलेट रहता था, बाकी एक दो का मिट्टी रहता था। तो एक ही किंडर टीथ का मतलब हो जाता था, सामने वाला बहुत निराश होता था कि यार मेरे से ही दुश्मनी था तुमको, सबको तो चॉकलेट दिया, मेरे को मिट्टी दे दिया। चलो अब जल्दी से बताओ, लग रहा है कि आपको, है ना, अम, कुल्हाड़ी मिल गई है। इसका मतलब है कि सामने वाले ने कहा कि देख भैया तेरे से ही काम नहीं होगा, तो कुल्हाड़ी पकड़ और जाके जंगल में लकड़ी काट। समझ रहे हैं? देखो भाई कहानी मैं सुनाता हूँ अगर, तो उसका सीधा रिलेशन होता है मुहावरों से और ये लंबे समय तक आपको याद रखने में मदद करता है। देख लो आंसर दिया ना, बिल्कुल देगा। तो गेट द एक्स का मतलब ही आपके पास में हो रहा है यहाँ पर क्या, जॉब से हाथ धो बैठना। ठीक है, जॉब से हाथ धो बैठना और कुल्हाड़ी पकड़ करके जाना जंगल में। ठीक है, तो कई बार आपको जो क्वेश्चन देगा उसका जो सेंस होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो गेट द एक्स मतलब समझना पड़ता है, ये नहीं समझ आना कुछ और ही सेंस है यहाँ पे। चलो वाइप द फ्लोर विथ समवन, लग रहा है ना कि किसी को धूल चटाने का सेंस लग रहा है। वाइप द फ्लोर मतलब किसी को जमीन पर पटक करके आपने पूरा का पूरा जमीन उसी के चेहरे से उसके शरीर से साफ कर दिया, यानी सामने वाले को धूल चटा दिया। बिल्कुल आंसर एक है, देख रहे हो ना। तो वाइप द फ्लोर, तो कई बार जब क्वेश्चन नया पूछे आपके लिए तो आप उसको इसी तरह से सोल्व करिएगा। तो वाइप द फ्लोर का मतलब हिंदी में हो गया फ्लोर का सेंस में धूल चटाना। और जब ऑप्शन में आपको डिफीट संबंध दी रहा है तब तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ यार हम ये क्यों नहीं सोच सकते थे। एज ए स्टूडेंट तो मेरा भी माइंड इतना चल ही सकता था।
लो, अब ये कौन नहीं जानता है? ये आपके इकोनॉमिक्स में हर जगह यूज़ होता है, स्पोकन में आजकल लोग यूज़ करते हैं कि अरे भैया दोनों भाई के बँटवारे में तो लायन शेयर वो आप रख लिए। तो लायन शेयर आप रख लिए का मतलब बड़ा हिस्सा आप रख लिए, है ना? क्या आंसर आपके पास आने वाला है? लार्जेस्ट शेयर ना? जी, बिल्कुल आप लोग अच्छे बच्चे हैं भई, सब लोग आंसर कमेंट में बी ही कर रहे थे, तो आंसर बी आएगा। तो लायन शेयर का मतलब हो रहा है आपके पास में बड़ा हिस्सा का मतलब आपके पास हो जाएगा लार्जेस्ट शेयर या मेजर पार्ट, है ना? इसी को कई बार ऑप्शन में क्या लिखता है? मेजर पार्ट लिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, लगता है किसी के लिए दिल में अच्छी जगह है। अब आपको देखना है कि आंसर आप लोग बी करते हैं या डी करते हैं। जी, बी और डी में आप लोग उलझ रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं, अब हम कुछ नहीं बताएँगे। हैव ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, किसी के लिए दिल में अच्छी खासी जगह होना, यानी कि लगता है किसी को पसंद करते हैं आप। देख लीजिए आंसर डी है ना? बिल्कुल। जी, तो कन्फ्यूज़न क्यों हुआ आप लोगों को देख सकते हैं, बी में लिख रहा था शो द ट्रू नेचर ऑफ समवन, ये क्या भैया, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। जब किसी का वास्तविक नेचर आपको पता ही चल गया, तो सामने वाले का पक्का नेगेटिव कैरेक्टर आपको पता चला, जो कैरेक्टर आप नहीं जानते थे, तो ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए कैंसल, है ना? इसलिए आंसर क्या करेंगे? लाइक समवन। तो हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन का मतलब हो रहा है कि किसी के लिए दिल में अच्छी खासी प्यार और मोहब्बत वाली जगह होना। चलिए अब 2 क्वेश्चन और आप है। एट लॉगर सेट, मुझे लग रहा है कि लॉगर का मतलब होता है बड़ा-बड़ा, मतलब कि जो होता है लकड़ी का वो गोल-गोल सा कुंदा टाइप का, और हेड पर देके मारिएगा किसी को, इसका मतलब है कि आप सामने वाले से सहमत हैं, लड़ाई किए हुए हैं। एट लॉगर सेट। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों का आंसर ज़्यादातर का ए आया था, ठीक है? तो एट लॉगर सेट का मतलब भी मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, कट्टर दुश्मनी, है ना? कट्टरता या असहमति लिख सकते हैं। कट्टरता या तो क्या लिख सकते हैं? असहमति लिख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए 35 है, पुल द प्लग। अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास बैठे हैं, प्लग को निकाल देंगे तब यूज होगा प्लग को पुल करना। अब अगर किसी का प्लग को आप निकाल देंगे, मोबाइल खास करके आज के समय में कोई आदमी चार्ज में लगाया हुआ है, तो आदमी कितना खुश होगा ना? ओह! गुस्सा होगा। चलिए सब लोग बी बता रहे हैं। देखिए एंड समथिंग होगा। पुल द प्लग का मतलब हुआ कि आपने प्लग को निकाल दिया, यानी उस चीज़ को ही क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो पुल द प्लग का मतलब हो रहा है आपके पास में एंड समथिंग। मतलब कि आप सीधे उस संबंध ही खराब करने वाले हैं, अब लड़ाई झगड़ा होना तय है। नहीं, आपने दूसरा का चार्जर निकाल के अपना चार्जर लगा दिया, तो इसका मतलब ये ना हुआ कि उसका चार्जिंग ही आप खत्म कर दिए। ओके? तो ये अगर आपको कन्फ्यूज़ किया तो आप इसको रिवीजन कीजिए, है ना? ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा नहीं, मैंने 35 क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि सेशन जल्दी समाप्त हो और हम लोग हैं जो कि काफ़ी आराम से इनको कवर अप कर पाएँ, और 35 क्वेश्चन इस बार तो मैंने आपको बड़ा आसानी से करा दिया। लेकिन कल का जो शिफ्ट आप लोग को कराऊँगा मैं 35 से आगे का क्वेश्चन, उसमें आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की चीज़ें भी होंगी, ठीक है? आज मैंने बस ये देखना चाहा कि कितना देर मुझे लगता है इसको सॉल्व कराने में। अगर मुझे टाइम ठीक-ठाक महसूस होगा, तो मैं कुछ स्लाइड ऐड करूँगा इनमें, जिसमें एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए होगा। तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि इधर मेरा जो है वो टेलीग्राम चैनल पे जा रहा है डेली vocab डोज, ठीक है? आप उसे भी अपना कर सकते हैं नोटबुक में, और पीछे 15 क्वेश्चन उस पे आधारित रहते हैं, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो मेरे यहाँ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन बच्चे आ रहे हैं, उनको ये प्रिंट मोड में उनको मिलता है, मतलब हैंड टू हैंड भी मिलता है उन बच्चों को, और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो वहाँ से ऑनलाइन ही इन चीज़ों को सीख सकते हैं। हाँ, मैं इनके लिए टेस्ट अड्डा पे टेस्ट क्रिएट करने वाला हूँ, और टीचमेट पे फिर से मैं अपना टेस्ट अड्डा को एक्टिव मोड में लाने वाला हूँ। तो जिनको-जिनको उसका आईडी चाहिए होगा, वो मैं आपको टेस्ट क्रिएट करने के बाद सेंड कर दूँगा। आप लोग वहाँ से फिर कर लीजिएगा, ठीक है ना? और कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि सिंपल सी बात है, आप टीचमेंट यूज़ नहीं करते हैं, किसी एप्लीकेशन पे ही क्लासेस करते हैं, तो आपके लिए आरामदायक होता है। टीचमेंट भी आसान ही है, आप इसमें अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल कर के क्लास आईडी एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर मैं उसका आईडी वगैरह आपको बताता हूँ, और डेली vocab डोज़ को कंटिन्यू कर लीजिएगा ईमानदारी से। अ, वीडियो डाउनलोड होने का ऑप्शन नहीं देता है टीचमेंट, इसकी वजह है कि ये हमारा अपना प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ठीक है ना? अभी ये एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, और जब हम मैं इस पे अपना क्लासरूम बना लूँगा, तो मुझे ऑप्शंस देने की अनुमति मिलेगी। उसके लिए मुझे टीचमोर वाली कंपनी जो है, उससे अपना वेबसाइट बनवाना पड़ेगा, खुद के कोचिंग के नाम से, है ना? तब वीडियो ऑप्शन होगा डाउनलोड करने का।
तो कोशिश ये करिए ना कि जैसे आप लोग जाते होंगे लाइब्रेरी वगैरह और वहाँ पे वाई-फाई की सुविधा देखते होंगे और उसके बाद डाउनलोड कर लेते होंगे या घर पे बाद में देखते होंगे शायद, है ना? तो कोई बात नहीं है, आप लोग लाइव सेशन कर ही रहे हैं और इतना भी ज़्यादा क्लासेस लंबा नहीं रहता है कि मतलब आप घर पे चाहें तो 1.5 जीबी, 2 जीबी में एक आध क्लास नहीं देख सकते हैं, ठीक है? तो कोशिश करिए कि जो सुविधा है उसी के हिसाब से ढल जाएँ। और कल मेरा 8 से 9 बैच आ रहा है 6 जुलाई से, तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, जिनके भी संपर्क में बच्चे होंगे, आना चाहेंगे ऑफ़लाइन मोड में, तो वो 8 से 9 वाले बैचेज़ में ईएस अकेडमी उनको भेज सकते हैं आप। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए गुड नाइट।